सर संतोष शेट्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ा लिखा इंसान, पोस्ट ग्रेजुएट, आई थिंक अंडरवर्ल्ड में अपने आप का वन ऑफ अ काइंड। शरा ये संतोष शेट्टी जो है ना वो बहुत ही ज़हीन इंसान है। ज़हीन के मायने? ज़हीन का मतलब है बहुत ही इंटेलिजेंट, ओके। बहुत ही, और आपके पास में बैठा होगा अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं आप या कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वो आपके पास बैठा हुआ है तो आपको उसे देख करके लगेगा कि यार ये इतना खूबसूरत, इतना गोरा चिट्टा बंदा जो है, ऐसा स्टाइलाइज्ड मैन आपके पड़ोस में बैठा है, आपको लगेगा कि कोई कारपोरेट होंको है या बिजनेस टाइकून है, कुछ इस तरह का सा, और कई भाषाएं जानता है और बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, अब बहुत फ्लुएंटली अंग्रेजी। मेरी जानकारी के हिसाब से शायद उसे मंदारिन भी आती है, जो चीनी भाषा है वो बहुत कठिन होती है, शायद फ्रेंच भी वो जानता है, ऐसा मतलब मेरी जानकारी में आया है। तो जब मेरी उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो मुझे भी खुद उसको देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ था। मैं संतोष शेट्टी, मैं तो बेसिकली मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया था कि वो शायद मेरे लिए राजन का इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचा तो मेरे सामने आश्चर्य की तरह से संतोष खड़ा मिला था मुझे। आपने आपने कभी बात नहीं की छोटा राजन से? संतोष से नहीं, राजन से कभी मेरी बात नहीं हुई थी, और संतोष के साथ लेकिन जो एक बंदा आया था, उसको देख करके मैं चौंका था। क्यों? क्योंकि मैं उसको उस दौर से जानता था जब वो एक जगह पर एक आपके साकेनाका रोड जो है, उस साकेनाका रोड पे एक खाली प्लॉट था, उसकी मतलब वो केयर टेकर के रूप में, उसका सिक्योरिटी के रूप में वहाँ पे बैठा करता था वो। चौकीदारी? चौकीदारी कह लीजिए वो थोड़ा सा, लेकिन वो तब मतलब था वो तब भी अंडरवर्ल्ड का ही बंदा, लेकिन बहुत लो लेवल पे था, और वो था विजय शेट्टी अलायस विजू। और मैं जब उससे पहली बार उसी प्लॉट पे मिला था तो उसने मुझे कहा था कि भाई आप चाय कॉफ़ी क्या पियोगे, ये है वो है। तो मैं तो चाय कॉफ़ी पिया नहीं करता था, और कॉफ़ी का मेरा तो बहुत लिमिटेड कंजम्पशन था, आज भी है। तो आपने आज भी नहीं पी? हाँ क्योंकि मैं नॉर्मली सिर्फ सुबह एक नाश्ते में ही कॉफ़ी पीता हूँ। तो उसने बहुत प्रेशर किया, फोर्स किया, अरे मैं कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ ना भाई आपके लिए, ये सब वो सब। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं नारियल पानी पीते। तो उसने नारियल पानी मंगाया था मेरे लिए और मैंने पिया था, और हमने, बकायदा आपको याद है मतलब हर चीज़ ये? हाँ, और काफ़ी देर तक 2-3 घंटे तक मैं बैठा रहा, उससे गपियाता रहा, बात करता रहा, उससे इन्फॉर्मेशन डिग आउट करता रहा था। उसके बाद में 2-4 बार और मेरी मुलाकातें हुई थी, देन ही वाज वेनिश्ड, कहाँ गया पता नहीं चला। और वो उस समय मेरे सामने, मेरे होटल रूम में मेरे सामने आकर बैठा। पहचाना वो आपको? उसने नहीं पहचाना, मैंने पहचाना। ओके। तो बात चल रही थी, तो संतोष ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन वो बैठा हुआ है उसके साथ में। तो मैंने उससे कहा कि विजू आपने मुझे पहचाना? वो एकदम बुरी तरह से चौंका, किसको नाम कैसे पता है? मेरा ये नाम कैसे पता है? हाँ। और संतोष शेट्टी भी एकदम चौंका कि अरे इसको ये कैसे पता है इसका नाम विजू है। तो उसके चेहरे पे अचरज आया। मैंने कहा आप विजय शेट्टी हैं ना? तो बोले हाँ। मैंने कहा कि आपकी और मेरी मुलाकात फलानी जगह पे ऐसे ऐसे हुई थी, और आपके जीवन में एकमात्र रिपोर्टर ऐसा आया था, आपने कहा था कि जो चाय नहीं पीता, वो मैं था, जनसत्ता का क्राइम रिपोर्टर विवेक अग्रवाल। अरे बोले आप कितने बदल गए हो, आप ऐसे थोड़े हेल्दी हो गए हो, ये पहले आप दुबले पतले थे, आपके बाल भी इतने सफ़ेद नहीं थे, ये सब सब। मैंने कहा मैं वही हूँ। जैसे ही संतोष शेट्टी को ये समझ में आया कि ये इतना पुराना इसके साथ के कनेक्ट वाला आदमी है, वो भी रिलैक्स हो गया, फ्री हो गया वो भी रिलैक्स हो गया, फ्री हो गया। फिर हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैं वहाँ पे 5 दिन रहा, अरे वाह। और मैंने राजन के उन हर स्पॉट्स का दौरा किया जहाँ जहाँ पे वो रहा था, जहाँ गोली चली थी, भाग के गया था, अस्पताल गया था, और सारा मैं शूट करके लाया। सर वो जो कहते हैं कि वो बिल्डिंग से कूदा था गैलरी ओपन करके या किसी खिड़की से, वो सही में बहुत ऊंचाई पे थी? 1 फ्लोर था, 1 फ्लोर था। लेकिन उसको तब तक 2-3 गोलियां लग चुकी थी ना पेट वेट में और इसमें, और फिर भी वो सरवाइव कर गया सर? हाँ सर्वाइव कर गया। वो इतना घातक जगहों पे नहीं थी, और समय पे इलाज मिल गया था, अच्छा इलाज मिल गया था। क्योंकि संतोष वगैरह ये लोग थे ना, संतोष का क्या कमाल का नेटवर्क है उस तरफ, वियतनाम, कंबोडिया, ये वो सब, मिलिट्री में, इसमें उसमें। आप सोचो मिलिट्री का चॉपर आकर के लेके जा रहा है उसको, मिलिट्री वालों के साथ? हाँ हाँ। तो मतलब वहाँ की गैंग्स के साथ भी वो लोग बिजनेस करते हैं, ऑपरेट करते हैं, लेकिन कनेक्शन मिलिट्री तक के रखते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलिट्री करप्ट नहीं होती क्या? हर देश की मिलिट्री करप्ट है। अभी अमेरिका का पूरा वो चल रहा है कि वहाँ पे 600 रुपये की चीज़ जो है, $600 की चीज़ कैसे $8,000 में खरीदी गई है, वो सब वीडियोस वगैरह आ रहे हैं उसके।
तो हर जगह की आर्मीज़ में करप्शन होते हैं, क्योंकि वो ऐसा चलता ही है, हर जगह क्या होता है। लाइफस्टाइल है सर इनका, जो आप रहे हो उनके साथ 5 दिन? अरे बहुत कमाल की लाइफ़स्टाइल है, उनको तो कोई डर नहीं, खा पी रहे हैं, मज़े से ऐश कर रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, बढ़िया एसयूवीज़ में, ये सब वो सब। पहले दिन वो ज़रूर लेकर के आया था अपने साथ, तो 8-10 बॉडीगार्ड्स। हाँ, साढ़े 6-7 फुट के बॉडीगार्ड्स, अफ्रीकन और ये वो सब, जर्मन। वो लेकिन जब उसको पता चला कि ऐसा मामला है, तो उसने तुरंत वो बॉडीगार्ड्स को भी भेज दिया, सबको भेज दिया। फिर सिर्फ़ विजू रहा, उसका एक ख़ास आदमी था वो रहा, और उसका ड्राइवर, बस 4 ही लोग। सर अब क्या मतलब जो गैंग वॉर था या जो माफिया गिरी जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से माफिया गिरी बॉम्बे भाई लैंग्वेज में, वो कब ढहने लगी, कब खत्म हो गई और अब नील के बराबर है, या अभी भी अंडर द वर्ल्ड जैसे कहते हैं अंडरवर्ल्ड की तरह से वो हो रही है ऑपरेट अपने आप में? अंडरवर्ल्ड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, कायदे से कहा जाए तो। और पहले जो ओपनली किलिंग हुआ करती थी, सुपारी मर्डर्स होते थे, किसी ने कार भी ले ली तो उसको फ़ोन आ जाता था कि हफ्ता दो, ये सब चीज़ें अब बंद हो गई हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। अब वो ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने अलग रूप ले लिया है, अलग काम हो गए हैं। अब एक बार में एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट 400, 500, 600 करोड़ का जाता आता है, 200, 300 करोड़ की उसमें प्रॉफ़िट आ जाती है। क्यों आदमी 10-20 करोड़ के लिए साल के 25 खून कराएगा मतलब यार? वो अपने आप में एक सिस्टम बन चुका है और बहुत वो चल बहुत रहा है। अपग्रेड हो चुका है। गोल्ड की स्मगलिंग होती है, 1 साल में आपने 100 टन गोल्ड स्मगल कर मारा। 50 लाख रुपए के हिसाब से 100 टन का आप कीमत लगा लीजिए, कितना कमा लिया उन्होंने। तो मतलब एक 1 किलो सोने के ऊपर कम से कम 4 से 5 लाख रुपए जो है उसकी बचत हो जाती है। 100 टन पे आप कितनी बचत कर लेते हैं? तो ये पूरे खेल हैं। फिर ब्लड डायमंड की तस्करी होती है, स्मॉल आर्म्स की तस्करी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी स्मगलिंग होती है, दवाओं की तस्करी होती है। सिगरेट की तस्करी का बहुत बड़ा बाज़ार है। तो ऐसा पचासों चीज़ों की स्मगलिंग होती है या बिज़नेस होते हैं जिनसे कि वो लोग खूब कमाते हैं। क्यों किसी के उस 10-20 लाख रुपए में किसी को मारने की सुपारी लेकर के वो अपने हाथ गंदे करेंगे, और अब अपने लोगों को फँसाएँगे, उनको बचाते बैठेंगे, उनको साल दर साल उनको और उनके परिवार के घर में पैसा भरते सर रहेंगे। जो ये बेवकूफ़ी है। पेरोल का सिस्टम था कि अगर कोई मर जाता है गैंग वॉर में या पुलिस के हाथ आ जाता है तो उसके परिवार का ख्याल रखेंगे, ये अब होता है कि बंद हो गया है? पहले हुआ करता था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि करीब-करीब 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ बंद हो चुकी है, और कई गैंग्स ने तो नियम बना लिया है कि जो बाहर वो अपना, जो पकड़ा गया वो पुलिस का। तो ये अब रूल बन चुका है, और उसी तरीके से अब काम चल रहे हैं। अब वो सिस्टम वगैरह सब बंद हो गए। क्योंकि अब उस तरह की गैंगस्टरिज़्म बची ही नहीं। मुंबई में वो माफ़िया नहीं बचा, उस तरह का नहीं बचा। काम अभी भी बदस्तूर जारी है। बहुत बड़े पैमाने पे इसका बिल्डरों से हफ्ता वसूली जारी और है। सर जो एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं बड़े बड़े वो सब बहुत सेलिब्रिटीज़ को, बंद हो गए, वो सब खत्म हो गया काम। लेकिन पहले काफ़ी हुआ करते थे। पहले बहुत था, पहले कमाल का चलता था वो सब, अब बंद हो गया। पहले तो हर दिन मतलब मेरे जैसे आदमी को भी 2-4 फ़ोन आ जाया करते थे कि विवेक भाई, विवेक सर, फलाने का फ़ोन आ गया है या ढिमके का वो आ गया है, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, हमारे साथ में परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कई बार हम लोग भी फ़ोन करके और अंडरवर्ल्ड डॉन्स को, या जो सुपारी बाज होते थे उनको फ़ोन करके बोलते थे कि अरे यार, इससे पैसे-वैसे मत लेना। वो लोग छोड़ देते थे। ठीक है।